फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2025 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की। पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल का आया है। कोई भी नॉर्मल बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है 100 में से 70 अबव। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चन कोई भी गलत करने लायक था ही नहीं। ऑलमोस्ट हमारे पास 20 क्वेश्चन का डेटा आ चुका है। तो मैं आपको एक एक करके सबके सॉल्यूशंस बताऊंगा और हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस के थोड़े डिटेल में, राइट और रॉन्ग, ताकि आपको पता लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे और कैसे हमारा दिमाग चलना चाहिए था। और जिन बच्चों का पेपर अभी नेक्स्ट शिफ्ट्स में है, तो प्लीज बहुत ध्यान से देखें, आराम से। पेपर बहुत ईजी आ रहा है भाई। तुम लोग आराम से बहुत बढ़िया स्कोर करके आने वाले हो, डोंट वरी। तो बस अब आपको एडवांस की तैयारी में लग जाना है इसी चैनल के साथ, राइट और रॉन्ग। पता है ना ये बात, एडवांस के लिए एक्सक्लूसिवली ये चैनल है। बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बी बाय म्यू नॉट। ये कहीं देखा है क्या यार? यार हमने देखा ही है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, याद है कि कुछ ऐसा कुछ देखा था ना हमने। और भाई तो उसका मतलब बी अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन पूछ रहा, तो किसकी निकाल दे? करंट अपॉन लेंथ की। अच्छा, तो करंट की डायमेंशन क्या होती है भाई? करंट को डायमेंशन को क्या होता है? करंट तो ये ऑलरेडी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसकी डायमेंशन तो ए से रिप्रेजेंट होती है, A1। और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L1। यस और नो? मतलब डायमेंशन आ गई A1 L-1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, राइट और रॉन्ग? यस और नो? बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे, एकदम फटाफट सॉल्व कर देंगे फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन 2 में बोला गया, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r exerts a force f on the point mass। ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेटस से हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर जो फिलहाल यहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है? अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर मान लूँ, तो इसके सेंटर से मान लेते हैं किसी भी पॉइंट मास पे एक फोर्स लग रही है, दैट इज एफ। राइट और रॉन्ग? मास एम, रेडियस आर, और फोर्स लग रही है कितनी? एफ फोर्स लग रही है, राइट और रॉन्ग? अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ऑब्वियस सी बात है। नाउ अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास ऑफ m/7 मास, यहाँ से m/7 मास आपने रिमूव कर दिया है ना। तो रिमूव कर, जब किसी मास को रिमूव कर देते हैं, वहां पे नेगेटिव मास मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं? नेगेटिव मास। और नेगेटिव मास क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगा देगा, कितनी की? f/7 की लगा देगा। अरे हाँ है ना। तो पहले फोर्स F थी, अब f/7 अपोजिट लग गई, तो नई फोर्स क्या आ जाएगी? F नेट कितना आ जाएगा, सोच के बताइए। F नेट आ जाएगा F माइनस F/7, दैट इज 6F/7। इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? एकदम सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक इसमें कुछ भी मतलब सोचने वाली बात नहीं थी मेरे हिसाब से, राइट और रॉन्ग? इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो दूसरे का आंसर है 6F/7। ओके, नेक्स्ट पे बात करें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई हमारे पास अ, 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरे हुए कैपेसिटर के बीच में, राइट। और आपसे पूछा गया, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिचुएशन शोन इन द फिगर। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, कैसे करें? बहुत सिंपल है। कैसे करना है बताओ जरा। सिंपल सी बात है यार, ऊपर वाली दो जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं वो किसमें है? उनको ऐसा बना लेते हैं, देखो ध्यान से। एक ऐसा कैपेसिटर, दूसरा ऐसा कैपेसिटर, और तीसरा ऐसा कैपेसिटर, ऐसा बना लेंगे। ये मुझे लग रहा है ज्यादा सब बेटर समझ में आएगा सबको, राइट। इसको K1 मानते हैं, इसको K2 मानते हैं, इसको K3 मानते हैं। ऊपर वाले दोनों सीरीज में दिख रहे हैं मुझे, राइट और रॉन्ग? तो पहले वाले कैपेसिटर का C1, इसका कैपेसिटेंस C1 मानता है, इसका C2 और इसका C3। तो हम क्या करते हैं ना, इन तीनों का कैपेसिटेंस लिख लेते हैं फटाफट से। तो C1 लिखते हैं पहले। C1 कितना आएगा सोच के देखो। C1 कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ये वाला है, राइट। इसका एरिया कितना दिख रहा है तुम्हें प्लेट का? D/2। इसकी डिस्टेंस भी कितनी दिख रही है? D/2। तो अब लिखोगे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है फॉर्मूला, तो K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट D/2। जल्दबाजी नहीं करनी। तो K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया C1 हमारा। वैसे C2 कितना आ जाएगा? K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी डायरेक्ट, क्योंकि बाई टू से तो कट गया। अब C3 की बात करते हैं। C3 कितना आएगा? C3 आएगा इस बार, इसका एरिया तो A/2 है, लेकिन लेंथ पूरी D है। इसमें लिखा जाएगा K3 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दिस इज C3, राइट। सबसे पहले C1 और C2 को हम सीरीज में रखते हैं, और उसको फिर पैरेलल में कर देंगे कनेक्ट किसके साथ? C3 के साथ। तो पहले C1 और C2 को सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा ऊपर वालों का C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट और रॉन्ग? तो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो पहले फटाफट। मल्टीप्लाई करा तो K1 K2
ए का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ के k1 प्लस k2 और बाहर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी से स्क्वायर कट जाएगी सारी, राइट रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से आंसर आया फिलहाल इन दोनों का आंसर आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, वो खत्म करते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों का आंसर आया मेरे पास C1 C2 का जो आंसर आ रहा है, दोनों सीरीज में है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आंसर आ रहा है वो आ रहा है K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय K1 प्लस K2 इंटू डी। यस और नो। अब इसको मैं किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इन पैरेलल विद द C3, राइट रॉन्ग, और पैरेलल में तो सीधा सीधा जुड़ता ही है। तो पैरेलल में हम क्या लिख देंगे, इनका कैपेसिटेंस ध्यान से देखें, हम पैरेलल में इनका कैपेसिटेंस लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C3 प्लस C1 C2, राइट, मतलब C इक्विवेलेंट इनका। तो क्या करते हैं, K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D को हम जोड़ देते हैं K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई K1 प्लस K2 इंटू डी से, जोड़ना इसके साथ। अगर हमने जोड़ दिया तो क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, मेरे हिसाब से A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज द कॉमन, अंदर बच रहा है K3 बाई 2 प्लस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, राइट। और मुझे लग रहा है उन्होंने एलसीएम भी ले रखा है शायद से, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अंदर से एलसीएम ले जाएंगे 2 इंटू K1 प्लस K2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा K1 K3 प्लस K2 K3 प्लस 2 K1 K2, है ना, ये आंसर आ रहा है। तो ऐसा कोई आंसर दिख रहा है आप लोगों को, 2 K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K1 K3 अपॉन 2 इंटू K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन एकदम, ये आंसर मेरा बन रहा है। मुझे लगता है सबको समझ में आया भी होगा कैसे बन रहा है। इज दैट क्लियर, यस और नो, सबको क्लियर है इतनी बात, बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ मास m and radius r a cavity of r/2 is created, find the moment of inertia about an axis passing through the center of the sphere and cavity। सेंटर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ना एक्चुअल में डायग्राम गलत दिया गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में डायग्राम में क्या गलती है। उसमें बोल रखा है फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ मास m and radius r a cavity of r/2 is created, find the moment of inertia about an axis passing through the center of the sphere and the cavity। मतलब इसका डायग्राम जो होगा ना वो ऐसा बनेगा कंसेंट्रिक, दोनों का सेंटर सेम ही माना जाएगा, कैविटी का भी और किसका, इस पूरे स्फीयर का भी, राइट रॉन्ग। तो पूरे स्फीयर का रेडियस हम r मान लेते हैं और इसका अंदर वाली कैविटी का रेडियस मान लेते हैं r/2, राइट रॉन्ग। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सिंपल एक ही काम करना है, बस इस कैविटी का ना मास निकाल लो। अगर इसके पूरे का स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, तो कैविटी का मास कितना होगा। कैविटी का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास रिमूव्ड या फिर मास ऑफ कैविटी इक्वल्स टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। और कितनी वॉल्यूम हमने बाहर निकाल दी, 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो गया, r क्यूब से r क्यूब खत्म हो गया, m/8 बचा। मतलब m/8 की कैविटी आपने बाहर निकाल दी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हो, किसी भी सेंटर के ऊपर निकालोगे तो पूरे स्फीयर का कितना था बताओ जरा, 2/5 mr²। इसमें से कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दोगे, कैविटी का। कैविटी का भी तो कैविटी भी तो एक स्फीयर ही है, तो 2/5, इसका मास है m/8, इसकी रेडियस है r/2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो बन जाएगा 2/5 mr² माइनस 2/5 mr²/8 इंटू 4। तो सुनो मेरे हिसाब से 2/5 mr² कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/40। तो ये लगभग कितना बन जाएगा हमारे पास, सॉरी 1 माइनस 1/32, राइट। तो लगभग हमारे पास कितना बन जाएगा, 32 माइनस 1 31, 31 इंटू 2 62, है ना। ये बन जाएगा 62 mr²/32 इंटू 5, दैट इज व्हाट, इट इज ऑलमोस्ट 160। तो ये 31 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, 31/80 mr²। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। समझ में आया भाई, डायग्राम पे नहीं जाना है, बहुत सारे पीडीएफ्स में डायग्राम गलत दिया गया है। मेरे पास भी पीडीएफ में डायग्राम गलत ही आया है, लेकिन एक्चुअल में इसका डायग्राम कुछ और होगा। अगर डायग्राम ये था तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से हो सकता है कई बार बच्चों ने गलत लिखवा दी लैंग्वेज, ओके। तो कोई बात नहीं, मतलब आपको डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, मेन बात ये। इज दैट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये तो सॉल्व ही नहीं करना था भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला रटा हुआ है बच्चों को इसका, है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस ऑफ द टू बबल्स। दो बबल्स हैं भाई, आपको पता है जो नया बबल बनता है वो छोटे वाले की तरफ बनता है, अरे हाँ है ना। चलो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नया बबल जो बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, तो कैसे बताओगे आप।
सोचो एक बार, इधर से कितना प्रेशर लग रहा है, इधर से लग रहा है P2 और इधर से कितना प्रेशर लग रहा है P1। चलो पहले लिखते हैं, पहले P1 माइनस P0 लिखते हैं, कितना लिखा जाएगा 4T/R1। फिर P2 माइनस P0 लिखते हैं, वो कितना होगा 4T/R2, क्योंकि दोनों बबल है। जो नया बबल बन रहा है उसका अंदर का प्रेशर P2 और बाहर का प्रेशर P1 है, राइट रॉन्ग? तो P2 माइनस P1 चाहिए ना हमें। तो एक काम करते हैं ना, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर लो। P2 माइनस P0 माइनस P1 माइनस P0, दोनों को अगर घटा दिया तो 4T/R2 में से 4T/R1 घटा दीजिए, है ना? ऐसे तो करना है। तो देखो ध्यान से, P0 से P0 छम्मा छम्मा हो गया, तो P2 माइनस P1 इज द न्यू एक्सेस प्रेशर। इट विल बी व्हाट, इट इज 4T 1/R2 माइनस 1/R1। उसको किसके इक्वल करते हैं, 4T/R इफेक्टिव के इक्वल कर देते हैं, राइट और रॉन्ग? 40 से 40 खत्म, R इफेक्टिव वैल्यू बोलो कितनी आई, ये आ रही है R1 माइनस R2। कुछ भी नहीं था भाई, सिंपल रिजल्ट भी याद रहता है बच्चों को, नीट वाले बच्चों को भी याद है। और मैं तो बोलता हूँ नीट वाले बच्चों को भी ये सॉल्व करना चाहिए पेपर, बहुत ही आसान है भाई। हालांकि दो ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिए इन लोगों ने, राइट और रॉन्ग, तो कोई सा भी लगा दो भाई, ठीक है? तो बच्चे शायद पूरा ऑप्शन लिखवाना भूल गए हैं, तो दोनों ऑप्शन सही सेम ही आ रहे हैं, तो कोई भी लगा दो। हालांकि आंसर पता होना चाहिए, R1 माइनस R2, वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। From the given option, given the identify the diode connected in the forward bias। forward bias का मतलब क्या होता है, P टाइप होना चाहिए पॉजिटिव से कनेक्ट और N टाइप होना चाहिए नेगेटिव से कनेक्ट। तो भाई यहाँ लिखते हैं, चलो पोटेंशियल लिखते हैं चारों तरफ। इसका 0 वोल्ट यहाँ पोटेंशियल है, -15 वोल्ट, तो ये तो फॉरवर्ड बायस में है। यहाँ देखो, ये कम पोटेंशियल है, ज्यादा पोटेंशियल है, ये रिवर्स बायस में है। नेक्स्ट, ये ज्यादा पोटेंशियल है, ये कम पोटेंशियल है, ज्यादा पोटेंशियल है, तो ये भी रिवर्स बायस में है। यहाँ पे 0 है, यहाँ -3 है, ये कम पोटेंशियल है, ज्यादा पोटेंशियल, तो ये भी रिवर्स बायस में। पहला ही है सिर्फ एक ऐसा रोड, ऐसा डायोड जो एक्चुअल में फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा, पहले ही आएगा, राइट और रॉन्ग? उसमें तो कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए भाई, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज A0। आपको रेडियस का फॉर्मूला याद है कि Rn इक्वल्स टू n²/z इंटू R0, याद आ रहा है? तो ध्यान से देखो, तो अगर हमने, उन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी रेडियस है वो A0 है, A0 इक्वल्स टू R0 मान लेते हैं, ठीक है नहीं बात? एंड द रेडियस ऑफ द हीलियम He+, तो He+ का मतलब Z की वैल्यू 2 हो गई, है ना? और थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है भाई? देखो ध्यान से, n=1 जो होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n=2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 को बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और n=4 को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब n की वैल्यू 4 है, तो नई जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, Rn विल बी इक्वल्स टू, मतलब उसने शायद a बोला है इसको, रेडियस को तो a बोल देते हैं इसको, a इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, ये आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A0, राइट? तो ये आएगा 16/2 8 A0। तो A0/A की वैल्यू पूछे तो ये आएगा 1/8। 1/8 मतलब फोर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं है इनमें। ये पढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो। Ice at -10 degrees Celsius to be converted into steam at 110 degrees Celsius. Mass of the ice is 10 की पावर -3 kg. What amount of heat is required? तो कुछ बच्चों से मुझे ये भी हिंट मिला है, या ये भी इनपुट मिला कि ये वाला क्वेश्चन के जो आंसर्स थे वो जूल में थे, तो हमें कैलोरीज में कन्वर्ट करना, कैलकुलेट करना आना चाहिए। जूल में हम बाद में कर सकते हैं कन्वर्ट, इज दैट क्लियर? तो बताओ, हमारे पास आइस है कितनी, -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है कितने पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? और मास ऑफ आइस दे रखा 10 की पावर -3 kg, है ना? तो मैं इसको क्या मान लूँ लगभग, मतलब 1 ग्राम मान लूँ क्या, 1 ग्राम, राइट और रॉन्ग? ओके, 1 ग्राम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो सबसे पहले आइस को हम लोग क्या करेंगे, -10 से पहले कहाँ लेके आएंगे, 0 डिग्री पे लेके आएंगे, राइट? तो लाते हैं, तो लेगी Q इक्वल्स टू लगा mg डेल्टा टी, तो 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है आइस के लिए, 0.5, डेल्टा टी 10 है हमारा, तो आंसर हमारा आया 5 कैलोरीज। कोई दिक्कत? फिर हम आइस को मेल्ट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, मेल्ट करके इसको क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। मेल्ट करवाने में जो लेटेंट हीट यूज होती है वो कितनी होती है, Q इक्वल टू ml, मास है 1 ग्राम, लेटेंट हीट है 80, ये आ गया 80 कैलोरीज। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, वाटर को अब कन्वर्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, वाटर को अब 0 डिग्री सेल्सियस से लेके जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें जो हीट लगेगी वो लगेगी mc डेल्टा टी अगेन, 1 ग्राम
एक ही लेटेंट स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का, और डेल्टा टी 100, इसमें लगी है हमारे 100 कैलोरीज। फिर हम क्या करेंगे, वाटर को अब कन्वर्ट करेंगे स्टीम में, इसमें कन्वर्ट करेंगे स्टीम में, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। ऐसा करेंगे तो Q इक्वल टू ml लगेगा वापस से, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। 1 इंटू 540 होता है हमारा शायद से, 540 कैलोरीज हमारी लगी इसमें। अब स्टीम बन गई है 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। अब स्टीम का टेम्परेचर जो है, हमें स्टीम का टेम्परेचर 100 से बढ़ा के करना, कितना करना है, 110 करना है। तो इसमें Q इक्वल टू क्या लिखेंगे वापस से, MC डेल्टा टी, मास कितना है 1 ग्राम, C कितना है 0.5, मतलब 0.48 होता है लगभग, 0.48 होता है, बट हम 0.5 ही मानेंगे ऑलमोस्ट, राइट। इनटू 10, ये लगभग आएगा फिर से 5 कैलोरीज। यस और नो, इन सबको हम कर देते हैं ऐड। भाई 5 प्लस 5 10 हो गया, 550 हो गया, 650 हो गया, 650 प्लस 80 ये हो गया लगभग 730। तो 730 कैलोरीज के लगभग हमारी टोटल कैलोरीज खर्च होंगी। और पहला ही ऑप्शन हमें दे रखा है, तो इसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं थी। कैलोरीमेट्री का सबसे आसान सवाल है, कुछ भी नहीं कर, राइट और रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ में देखो ध्यान से, क्यूब दे रखा है, इस क्यूब की ना एक साइड पे, क्यूब की एक साइड पे हमारा चार्ज रखा हुआ है, राइट और रॉन्ग, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, पूछ रखा है फ्लक्स बताओ यार। तो ऐसे तो क्वेश्चन तुमने बहुत सारे कर रखे हैं, चार्ज को कहाँ ले आओ, सेंटर पे ले आओ, सेंटर पे कैसे ला सकते हैं बताओ। एक और ऐसे ही एक क्यूब बना दो, अरे हाँ है ना, ऐसे ही एक और क्यूब बना दो, बना सकते हो, तो ऐसे एक क्यूब बना दो, राइट और रॉन्ग। अब ये दो क्यूब के फिलहाल सेंटर पे आ चुके हैं, लेकिन इसके नीचे दो और क्यूब लगेंगे ऐसे सेम, अरे हाँ है ना, तो दो क्यूब और बना दो नीचे की तरफ ऐसा करके, पास में आ रही है। तो ऐसा अगर तुम बना सकते हो, सोच के देखो फिर ये क्या किस पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो एक बार इसको डायग्राम को। ये फिलहाल सेंटर पे आ चुका है, राइट। और कितने क्यूब यूज हुए, 4 क्यूब यूज हुए। तो टोटल फ्लक्स कितना निकलता है किसी भी चार्ज से, टोटल फ्लक्स निकलता है क्यू बाय, इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, ऐसे करके चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल मिला के, राइट। और उसने पूछा एक क्यूब से कितना होगा, भाई एक क्यूब से निकलेगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से भी क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले क्यूब से, तीसरे से भी क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और आया ना, और चौथे से भी क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा प्लीज, ओके। और नए नए सॉल्यूशंस और जितने भी पेपर होते हैं, जितना डेटा हमारे पास आता रहेगा, कंपाइल करके फटाफट से मैं सॉल्यूशन डालता रहूंगा। आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, जिनका पेपर लास्ट में है तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल एकदम डेटा चेंज करके पूछ ले, ऐसा देखा गया पिछले प्रीवियस ईयर्स में, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, बोला गया है क्लोज ऑर्गन पाइप है, 9th हार्मोनिक में रेजोनेट कर रहा है। क्लोज ऑर्गन पाइप का 9th हार्मोनिक मतलब 9 V0/4L है ना, मैं एल नॉट मान रहा हूँ उसकी लेंथ को, विद 4th हार्मोनिक ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा, तो ओपन ऑर्गन पाइप में तो 4V0/2L हो जाएगा, और लेंथ दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है ना। और क्लोज की लेंथ दे रखी है तुम्हें, तो ये ओपन की है, इसको क्लोज को सी लिख लेते हैं, राइट, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा V0 तो सेम ही रहेगा दोनों में, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, भाई V0 से V0 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 9/2 क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू 4/L ओपन की निकाल लेते हैं। तो भाई ये आएगा कितना, ध्यान से देखें, L0 इक्वल टू 14 × 2 80/9 ना, 80/9 सेंटीमीटर आ जाएगा लगभग आंसर। कुछ भी नहीं करना था, मतलब अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज तुम्हें याद है ना, तो भाई कुछ भी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। रेजोनेट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल है, खत्म। क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी लिखो और ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी लिखो, दोनों को इक्वेट कर दो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बोल रखा है भाई, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी ऑफ चार्ज Q1। अच्छा, हाँ, इस चार्ज बाय अ बैटरी टू चार्ज Q1, मतलब एक कैपेसिटर को आपने चार्ज कर लिया, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1 भाई। Now the battery is disconnected and the dielectric slab of constant K is inserted between the gaps of the plates. बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने इसको अब आइसोलेटेड बना दिया, क्या बना दिया, आइसोलेटेड। अब आपने इसके अंदर ना क्या डाला, इसके अंदर एक कैपेसिटर, आपने क्या डाल दिया, डायलेक्ट्रिक डाल दिया के कांस्टेंट का। तो भाई डायलेक्ट्रिक क्या करेगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ा ही देगा, कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। लेकिन उसने पूछा नाउ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q2, Q2 और Q1 की रेशो पूछी है। मैं बताइए सोच के जरा, कैपेसिटर दो स्टेट में पढ़ते हैं आप लोग, कनेक्टेड और आइसोलेटेड, है ना। ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है, आइसोलेटेड है, फिलहाल आइसोलेटेड है। अगर ये आइसोलेटेड है तो चार्ज चेंज ही क्यों होगा, सोच के बताइए। चार्ज तो चेंज नहीं होगा, चार्ज तो विल रिमेन कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो आंसर क्या आना चाहिए, Q1/Q2 विल बी
वन, नो चेंज इन द चार्जेस। अगर ये पूछता कि बताइए C1/C2 की क्या रेशो होगी, तो आप बोलते कि 1/K। इज दैट क्लियर? क्योंकि C2 बढ़ जाएगा ये टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। Which of the following graphs correctly represent the variation of the resistivity with the temperature? Resistivity का रिलेशन किस किस को पता है? रो नॉट, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ या ना? तो ये रिलेशन तो बहुत टेढ़ा रिलेशन है, राइट? राइट रॉन्ग? लीनियर रिलेशन तो बिल्कुल नहीं है ये। तो रो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, लेकिन लीनियरली डिपेंड नहीं करता। एक बात बता दूं मैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती तो है, लेकिन बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, राइट? इसमें कंडक्टर्स भी, तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, इसमें कांस्टेंट बोल रखा है, ये नहीं हो सकता। इसमें घट रहा है, ये नहीं हो सकता। लीनियरली होता है नहीं होता, बढ़ता है नॉन लीनियरली, राइट? इट इज अ नॉन लीनियर रिलेशन। नेक्स्ट, if the whole YDSC apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, then what is the effect on the fringe width? फ्रिंज विड्थ किस किस को याद है भाई? लैम्डा डी बाय डी। बताइए, अगर इसको पूरे को हमने पानी में डाल दिया, मान लो किसी लिक्विड में डाल दिया, तो क्या इसका लैम्डा जो होगा, लैम्डा डैश जो आता है वो कितना आता है? लैम्डा बाई म्यू ना। वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, म्यू टाइम्स घट जाएगा, तो बीटा भी कितना हो जाएगा? बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाय म्यू डी बाय डी। तो कैन आई राइट इट एज बीटा बाय म्यू? सोच के बोलो। सो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। दिस इज माय आंसर। आई थिंक बहुत ही सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था। Two spherical black bodies of radius 0.8 meter and 0.2 meter are at the temperature 400 and 800 Kelvin. Find the ratio of the rate of heat loss. अरे भाई, रेट ऑफ हीट लॉस पूछ रखा है, तो मतलब कि पावर पूछ रहा है। पावर क्या होता है? सिग्मा ई ए टी की पावर 4, आई थिंक। यस और नो? तो बताइए P1/P2 को क्या लिख दो? सिग्मा को लिखना ही नहीं है क्योंकि दोनों में सेम है। पी भी सेम है क्योंकि ब्लैक बॉडीज हैं। एरिया दोनों का अलग अलग है, क्या लिख दूं? 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू T1 की पावर 4/T2 की पावर 4। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। पहली रेडियस है 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 0.2 इंटू 0.2। टेम्परेचर पहले वाले का कितना है? 400, 400 की पावर 4 अपॉन 800 की पावर 4। पूरे की पावर 4 कर दूं? ये 4 4 बार गया, 400 से 800 2 बार गया। ऊपर 16, नीचे 2 की पावर 4, 16, 16 16 खत्म हो गया। आंसर आया 1। आंसर आया फोर्थ ऑप्शन। भाई कुछ भी नहीं करना, स्टीफन लॉ पे क्वेश्चन था, ये सोचो आप एक बार। और मतलब स्टीफन लॉ तो लग ही नहीं रहा है, सीधे 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 फॉर्मूला लगा के आंसर आ रहा है। कुछ भी नहीं करना इसमें। आगे बढ़ो। Equiconvex lens shown in the figure is silvered on one side. For what distance of the object from the lens is image formed in the object itself? मतलब वो बोल रहा है कि भाई जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन जाए, तो ऐसा क्या बोल सकता है? 2f पे, है ना? तो हमें सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ निकालनी है। जो लेंस से मिरर बनाया ना इन्होंने, अगर आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लिया आपने, आपका काम हो जाएगा। क्या करें बताओ? सबसे पहले ध्यान से देखो, कोई भी लेंस पे जब लाइट आगे पड़ती है तो वो 2 बार रिफ्लेक्शन करती है और 1 बार रिफ्लेक्शन करती है, राइट रॉन्ग? इफेक्टिव क्या बनता है इन दोनों को मिला के? मिरर बनता है। मिरर लिखते हैं, मिरर पावर इफेक्टिव इक्वल्स टू 2 टाइम्स पावर ऑफ द लेंस प्लस 1 टाइम पावर ऑफ द मिरर। ऐसा लिख दे। इफेक्टिव मतलब पावर जो होती है वो -1/f होती है मिरर के लिए, तो ये इफेक्टिव तो मिरर ही बनेगा, तो -1/f इफेक्टिव लिख रहा हूँ। प्लस टू 2 × 1/f ऑफ लेंस लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा -1/f ऑफ मिरर। मतलब ये आना चाहिए 1/f इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/f ऑफ मिरर -2/f ऑफ लेंस। तो यही तो आएगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे सोच के बताओ, सबसे पहले हम एफ ऑफ लेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? बाय द हेल्प ऑफ कौन सा फॉर्मूला हमारे पास? फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा लेते हैं फटाफट से। 1/फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। मैंने बोला भाई म्यू कितना है इसका? म्यू तो म्यू ही है, राइट? पहली वाली रेडियस r है, दूसरे वाली रेडियस भी -r है, तो ये 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। तो फोकल लेंथ आ गई हमारे पास कितनी? इट इज 2/r ना, तो r/2 इंटू म्यू -1। इसमें कोई दिक्कत मुझे लगता होनी नहीं चाहिए। सो देखो ये आ चुका है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमें पता ही है -r/2 आएगी क्योंकि कनकेव मिरर है। उसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू 1/f इफेक्टिव
इक्वल्स टू 1/r/2 विद नेगेटिव साइन, इसको लिखेंगे माइनस r/2 इंटू म्यू माइनस 1। यस और नो? तो आई थिंक मैंने उल्टा लगा दिया, सॉरी। ये आएगा माइनस का 2/r/2 इंटू म्यू माइनस 1, राइट और रॉन्ग? इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू -2 -4 म्यू एंड +4 अपॉन r। इट विल बी व्हाट? इट विल बी 2 -4 म्यू अपॉन r। तो देखो एक बार, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 -2 म्यू अपॉन r, तो इट विल बी व्हाट ना, तो ये एफ इफेक्टिव यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ इफेक्टिव आ जाएगा r/2 इंटू 1 -2 म्यू, राइट? हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो u आने वाला है, मतलब कि जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है वो क्या रखना है? डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो -2 इफेक्टिव, -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r/, क्या आ जाएगा? 2 म्यू -1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई थिंक थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। Light of wavelength 550 nanometer is incident on the surfaces of cerium and lithium. Work function are respectively 1.9 and 2.5. The electron will be ejected from. कुछ नहीं करना, वर्क फंक्शन आपको ऑलरेडी दे रखा है, वेवलेंथ आपको गिवन है, तो आपको अच्छे से पता है एनर्जी क्या होता है। 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो 12,040 कर लेते हैं, लैम्डा इन नैनोमीटर लगा देते हैं, 550 लगा दिया मैंने, 0 0 खत्म। तो लगभग कितना आएगा? ये लगभग आ रहा है, मैं इसको सॉल्व करूँ तो 55 एंड का टेबल चलेगा, लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये आंसर। 2 पॉइंट कितना मान ले, कैलकुलेटर कर ले, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे लग तो 2.5 से कम आएगा, 2.3 मान लेंगे। लेकिन बात 2.3 इज ग्रेटर देन 1.9 ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सीरियम से निकलेगा, क्योंकि इसका एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन ऑफ सीरियम से ज्यादा है, लिथियम से कम है, तो इलेक्ट्रॉन उसका नहीं निकलेगा। इज दैट क्लियर? 17 का आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रखा है इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू द स्पेस विद ओवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ vx इक्वल्स टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द प्लेट्स। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज 9.1 into 10 की पावर -31, और बोल रखा है vy की वैल्यू बताइए जब वो बाहर निकल रहा है, राइट? क्या करना है भाई? बहुत सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है तो फोर्स ऊपर लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी? E इंटू ई। ये फोर्स E इंटू ई को आप क्या कर दीजिए, m में इक्वल कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? E बाई m। सही है ना बात इतनी? ये बहुत बढ़िया। अब सोचो एक बार कि अगर ये E बाई m हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है, तो सोचो हमें क्या पता है? हमें vx पता है और हमें डिस्टेंस भी पता है, और x, अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में है ना, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितनी है हमारी? ये 0। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, तो vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, मतलब वेलोसिटी तो हमेशा एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि तो 0 है। अच्छा, तो क्या करते हैं, s की वैल्यू लगा लेते हैं, x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि x तो 0 है। x कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 इक्वल्स टू ux की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 6 इंटू 10, तो 10 टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 10 की पावर -7 सेकंड, है ना? टाइम आ गया। अब हम y की इक्वेशन लगा दो, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो vy चाहिए ना। एक काम करते हैं, vy को लिखते हैं vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। अरे हाँ है ना, vy हमें निकालना है, uy हमारा 0 है, प्लस ay हमारा कितना है? e टाउ बाई m, e बाई m सॉरी, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 9.1 अपॉन मास कितना है? I'm सॉरी यार, पता नहीं क्यों गलत लग रही है वैल्यूज। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज है हमारा, और मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, राइट? इंटू टाइम कितना? 10 की पावर -7। ये 9.1 से 9.1 खत्म, तो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस -7 -36 और प्लस 31, तो 5 बन जाएगा। तो 1.6 इंटू 10 की पावर 5 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट पावर पूछा है थिन लेंस की, राइट? और हम पावर कैसे निकालेंगे सोच के देखो। अगर हम देखो तो हमारे पास, देखो तो पहले वाला लेंस कैसा, ये हमारे पास है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है, इसकी रेडियस r1 दे रखी है, तो इसकी पहले फोकल निकाल लेते हैं। 1/f1 इक्वल्स टू 4/3 -1, पहली रेडियस इसकी कितनी है? इन्फिनिटी माइनस
दूसरी रेडियस 1/r हो जाएगी, r1 मतलब r1 हो जाएगी 1/f1 विल बी इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1 दैट इज 1/3 ना, 1/3 r1। तो f1 की वैल्यू आ गई कितनी, 3r1। इसमें कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो लेंस है हमारा वो कैसा है, वो है बाई कॉनकेव, राइट। बाई कॉनकेव बोल दें या फिर इसको बाई कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो 1/f2 विल बी इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 into 1/r1 that is negative minus 1/r2. So it would be 1/f2 equals to 1/2 with a negative sign outside 1/r1 plus 1/r2। मैं तो बोलता हूँ रेसिप्रोकली रहने दो क्योंकि पावर ही छोड़ना है। तो ये पावर P2 आ गई, इसको पावर P1 बोल देते हैं, राइट। और लास्ट वाला लेंस जो है हमारा वो भी कैसा है, वो भी हमारा कैसा है, इक्वी सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसके लिए भी निकाल लेते हैं f3, 1/f3 विल बी इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1 दैट इज 1/3। और इस बार क्या आएगा दोबारा फिर से 1/r2, ये आ गया हमारे पास पावर 3। तीनों को जोड़ देंगे, पावर इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1/3r1 प्लस 1/3r2, ये पावर 3 मैंने पहले लगा दिया, माइनस 1/2 और बच रहा है r1 r2 अपॉन सॉरी r1 r2 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा कितना r1 प्लस r2, राइट। बन गया तो माइनस का r1, लास्ट आंसर लिखते हैं इधर, राइट। 2r2 में से 3r2 का माइनस का r2 अपॉन 6r1 r2, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा r1 प्लस r2 अपॉन 6r1 r2 विल बी द पावर इफेक्टिव। आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो ऐसे करके तीनों की पावर निकालनी थी और जोड़ना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटीजर टाइप था। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल है जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब v की वैल्यू आप √5gr मान लीजिए, √5gr से इसने स्टार्ट किया। पूछा गया ए और बी पे काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा। तो भाई ए पे देखो, ए पे कितनी एनर्जी आएगी सोच के बताओ। ए पे मैं सबसे पहले सोचो ये आर है, ये कितना होगा r को 60 है ना, तो मतलब r/2, तो ये कितना ऊपर जा चुका है, r/2 जा चुका है। अच्छा ये भी r/6 r को 60 होगा, मतलब ये भी r/2 होगा। तो एक बार एनर्जी निकालनी है r/2 के हाइट पे, एक बार एनर्जी निकालनी है 3r/2 की हाइट पे। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए फटाफट से, सोचो एक बार फटाफट। यहां से यहां तक जाने में, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं बताइए इस पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर हाइट का गेन हुआ। हाइट का गेन हुआ तो कौन सी एनर्जी गेन हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी लॉस हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी। बताइए कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, तो हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए का स्क्वायर। ए पे कितनी एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस आ गया, इक्वल्स टू mgh, mg इंटू r/2। मास 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 चम्मा चम्मा हो गए। वी आई की वैल्यू में ऑलरेडी पता है √5gr, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 5gr/2 माइनस वी ए का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू gr/2। 2 2 2 सब खत्म। वी ए का स्क्वायर कितना आ रहा है सोच के बताइए, वी ए का स्क्वायर आ रहा है 5gr माइनस gr दैट इज 4gr। क्लियर है। अभी मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, दूसरे वाले पे आते हैं, बी पे। तो बी पे भी सेम लगाना है, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी बी का स्क्वायर इक्वल टू कितनी एनर्जी गेन करी हमने इस बार, करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 3r/2। क्योंकि ध्यान से देखो ये वाला डिस्टेंस था r और इसके ऊपर और कितना हो गया r/2, तो r प्लस r/2 कितना होगा 3r/2। हाफ 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 सब खत्म कर देते हैं। वी आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मास 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 भी खत्म हो गए, तो 5gr प्लस 3gr माइनस 3gr 2gr, 3b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gr, राइट। तो देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी एट ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट बी, हाफ एम इंटू वी ए का स्क्वायर अपॉन हाफ एम इंटू वी बी का स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम खत्म, 4gr अपॉन 2gr, आंसर आया 2, राइट। इसका आंसर था भाई 2, बहुत सिंपल। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट शॉन बिलो। करंट ड्रॉन बताना है कितना करंट इसने निकाल लिया, राइट नो। करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ये एक बैटरी है 0.9 वोल्ट की। एक काम कीजिए यहाँ पे ना इसको मिड पॉइंट बोल रखा है, तो ना यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा लीजिए, एक ये और एक ये, और जो आधा बचा हुआ रेजिस्टेंस उसको इधर ले दीजिए। मतलब जो 1 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना, दो पार्ट में तोड़ दीजिए उसको, राइट।
आधा वो इसके पैरेलल में यूज हो रहा है, आधा उधर पैरेलल में यूज हो रहा है, राइट। 0.5 और 2, ये भी 0.5, कुछ नहीं करना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लीजिए बस, ठीक है। तो आर इफेक्टिव कितना आएगा भाई, 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, आ जाएगा 1/2.5 प्लस का 0.5, तो एक तरीके से बन जाएगा 2/5 प्लस 1/2, तो इक्वल्स टू कितना आ गया ये 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 9/10 आ रहा है, मतलब 0.9 ही आ रहा है आर इफेक्टिव। तो करंट कितना आ जाएगा भाई, करंट आ जाएगा V बाई आर इफेक्टिव, तो 0.9/0.9 आंसर आया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा भाई साहब, आंसर आएगा इसका 1 एम्पियर। तो मुझे लगता है 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे सबको। अगर कुछ भी डाउट आया है, कोई भी दिक्कत आई है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, आने वाले सेशंस में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, राइट। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, जो भी मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको वीडियो बना के दूं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।